16 तारीख यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से नेपाल की यात्रा की गई। यह यात्रा बहुत ज्यादा मायनेपूर्ण थी, बहुत ज्यादा जानकारी योग्य होनी चाहिए। यह घटना क्यों जानकारी योग्य है, आइए इसको हम आपके साथ साझा करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दे रखने वाला, मायने रखने वाला विषय है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी में बुद्धिज्म से जुड़ी हुई जानकारी आज के सेशन में आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 16 तारीख को जिस दिन नेपाल थे वो दिन बहुत खास था। वो खास दिन असल में लुंबिनी जाने के लिए खास था। वही लुंबिनी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वही गौतम बुद्ध जिनके जन्म की तिथि बुद्ध पूर्णिमा थी यानी कि 16 मई थी। 16 मई के दिन जब प्रधानमंत्री लुंबिनी में थे तो यहां वो क्या कर रहे थे? क्या वो केवल बुद्धिज्म के लिए कोई काम करने गए थे या फिर अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई और भी मानक हमने यहां पर स्थापित किया? इस विषय में आज के सेशन के अंदर पूर्ण चर्चा की जाएगी और यूपीएससी के मेरे जो सिंसियर विद्यार्थी हैं वो इस विषय को अपने एक आंसर राइटिंग में तैयार करें और वो तैयार इस प्रकार से हो कि क्या बुद्धिज्म पर भारत के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जैसे बुद्ध सर्किट का बनवाना या फिर लुंबिनी के अंदर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उन्होंने 1 अरब रुपया दिया है बौद्ध कल्चरल सेंटर बनवाने के लिए, यह सही है या गलत है? या धर्म के प्रसार के लिए भारत के द्वारा किया जाए ये कार्य सही है या गलत? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या यूपीएससी ऐसे लिख कर देती है? नहीं, वो आंसर के अंदर कमेंट में देती है क्रिटिकली एनालाइज्ड। अब क्रिटिकली एनालिसिस में आपको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष रखने होते हैं। मैं इसका आज सकारात्मक एनालिसिस आपके साथ साझा करूंगा। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से बुद्धिज्म का प्रसार और बुद्धिज्म के लिए भारत का प्रयास भारत को चीन को काउंटर करने में काम आएगा। इतना ही नहीं, भारत के टूरिज्म के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए और भारत के उस इतिहास के लिए जो विदेशी आक्रांताओं से पहले का था, उसके लिए जानने योग्य होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 16 तारीख के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे तो वो असल में दिल्ली से पहले कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर से वो एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लुंबिनी गए। लुंबिनी वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री जो शेर बहादुर देउबा हैं, उन्होंने यहां पर उनको रिसीव किया। मेरे प्यारे साथियों, यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वर्तमान के दिनों में भारत का जो नेपाल के साथ रिश्ता रहा है वो काफी ज्यादा हाशिए पर रहा है। आपको मालूम होगा कि केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चीन के बहकावे में आकर भारत विरोधी बहुत बयान दिए थे, लेकिन शेर बहादुर देउबा की सरकार के आने के बाद भारत के साथ संबंध धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। उसका प्रमाण है भारत के द्वारा यह कार्य जो कि यहां पर लुंबिनी के अंदर करवाया गया है। क्या था लुंबिनी के अंदर? तो मोदी ने लुंबिनी में जब दौरा किया तो मतलब इसका एनालिसिस आप इस प्रकार से समझे कि यह केवल एक संयोग नहीं था। असल में क्या कहानी है साथियों कि लुंबिनी में चीन के द्वारा बौद्ध कल्चरल सेंटर बनाने के लिए 3 अरब डॉलर दिया जाना प्रस्तावित है। अब यह चीन कहां से एंट्री कर गया? और लुंबिनी जो कि भारत के बॉर्डर से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर अंदर है, यूं समझ लो मेरे प्यारे साथियों। मुद्दा यह है कि चीन जो कि एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है, बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला राष्ट्र है, वो लुंबिनी में गौतम बुद्ध के ऊपर रिसर्च करवाने के लिए बौद्ध कल्चरल सेंटर बनाना चाहता है। इससे क्या होगा? 3 अरब डॉलर की वो धनराशि नेपाल को देना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन हिमालय को क्रॉस करते हुए लुंबिनी तक ट्रेन पहुंचाना चाहता है। और जब यह धन प्रस्तावित है तो भारत ने इस मौके को कि वो कब करेगा उससे पहले करके चीन के हाथ से लुंबिनी में अपनी स्टारशिप दिखाने की जो चीन की मतलब वो थी महत्वाकांक्षा थी, उसे पीछे छोड़ दिया है। असल में भारत यहां पहले पहुंच करके खुद से बौद्ध कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करवा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने नेपाल की जनता को सांस्कृतिक रूप से मैन टू मैन कनेक्शन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, दुनिया भर के अंदर जो पावर बताई जाती हैं, उन पावर में जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती है, उस वर्चस्व की लड़ाई में एक शब्द उपयोग में लिया जाता है अंतरराष्ट्रीय शब्दों में, जिसे कहा जाता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी आफ्टर ऑल होती क्या है मेरे प्यारे साथियों? जब भी कोई देश दूसरे देश के नागरिकों के साथ आत्मीयता का संबंध रखे, सांस्कृतिक साझेदारी करे, तो वो बहुत मायने रखता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, अपने एक कहावत है, वो कहावत यह है कि यदि किसी को आपने अपने साथ बिठाकर चाय पिला ली, खाना खिला दिया, तो वो व्यक्ति आपके लिए जितना दिल से समर्पित हो जाएगा, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जो आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, समाज में, इज्जत में बड़ा है, और वो अगर आपको अपने साथ बिठा करके खाना खिला ले, पानी पिला दे, चाय पिला ले, तो आप उसके लिए उसके 1 लाख रुपए दिए जाने पर भी इतने वफादार नहीं होते जितने उसके साथ बैठने पर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से राजनेता, आपने कई बार नोटिस किया होगा, चुनावी रैलियों में देखा होगा, कई राजनेता जाकर के किसी गरीब के घर, किसी दलित के घर जब टेबल पर बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ खाना खा रहे होते हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ये है कि असल में वो व्यक्ति इतना ऑपलाइज्ड फील करने लगता है कि इन्होंने मुझे देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप रामचरितमानस में भगवान श्री राम का शबरी के झूठे बेर खाने वाला इंसिडेंट देखते हैं। असल में रामचरितमानस में इस बात को जो दिखाया गया है क्या, कि शबरी, जिन्हें दलित का रूप दिखाया गया है, कि वो झूठे बेर भगवान राम को खिला रही हैं, और भगवान राम इस बात को बहुत ही आत्मीयता के साथ खा रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से आम जन के बीच में कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है ना, असल में ये और कुछ नहीं, नेपाल के साथ में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मेरे बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी इस समय नेपाल बॉर्डर से मेरी क्लास पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। उनमें से कुछ इस समय बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से बैठकर क्लास पढ़ रहे होंगे। उन्हें यह पता है, और उन्हें तो पता क्या है, मतलब उनकी वजह से हमें पता है कि उनकी कई रिश्तेदारियां बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में हैं। उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां नेपाल वालों की रिश्तेदारियां बिहार में हैं। और तो छोड़िए साहब, भगवान श्री राम की बारात खुद नेपाल गई थी। और यही कारण है कि मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे हैं। वास्तविकता है ना, क्योंकि राम दरबार में माता सीता के आप कल्पना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि असल में राम तो सिया के ही थे। तो कहने का अर्थ यह है कि राम के अधूरेपन को जो नेपाल से लिंक किया गया, एक सेंटिमेंटल कनेक्ट है, क्योंकि नेपाल के जिस स्थान पर लुम्बिनी है वो तराई रीजन है, और जो तराई रीजन है नेपाल का वो भारत समर्थक है। मेजॉरिटी हिंदू तराई रीजन में रहते हैं जो कि भारत के पक्षधर हैं, और जो पहाड़ियों की तरफ रहते हैं उनमें साम्यवाद का प्रभाव, चीन का प्रभाव आना शुरू हो रहा है। यही कारण है कि असल में हमारे नेपाल से संबंध खराब होने का भी बड़ा वजह यही था कि कुछ इसी प्रकार के एक बार प्रोटेस्ट हुए थे, तो तराई रीजन में रहने वाले नेपालियों ने नेपाल में ही फूड सप्लाई बैन कर दी थी, क्योंकि नेपाल का अधिकांश जो ट्रैफिक है वो तराई से होकर ही ऊपर चढ़ता है। एनीवे, मैं उन सब चीजों को एक साथ नहीं लाऊंगा। फिलहाल के लिए आप यह समझने का प्रयास करिए कि यह पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। मेरे प्यारे साथियों, इस दिवाली को मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अयोध्या गया तो मुझे एक बहुत ही रोचक जानकारी वहां पता चली, और रोचक जानकारी मुझे यह पता चली कि अयोध्या से आज भी, मतलब जब से कई बच्चे मुझे वहां मिले, मैं नाम तो उनका मिस कर गया हूं लेकिन चेहरे अच्छे से याद हैं, उन्होंने बताया कि सर अयोध्या से आज भी राम की बारात नेपाल जाती है, और बताते हैं कि हजारों की संख्या में गाड़ियां नेपाल बारात लेने जाती है। ये परंपरा ही है, ये सांस्कृतिक विरासत ही है जो शायद संपूर्ण भारत को नहीं पता है। नेपाल और हिंदुस्तान इतने प्यार से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और उस कनेक्शन में लुम्बिनी का जुड़ जाना बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएं। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल जैसे राष्ट्र में, अपने पड़ोस में, मेरे प्यारे साथियों, केवल 2014 से लेकर अभी तक 5 बार जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर इस प्रकार से इसका उद्घाटन किया। बौद्ध कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर की आधारशिला यहां पर रखी गई, जिसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध की जन्मस्थली को संस्कृति के साथ आपस में जोड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नेपाल को एक उपहार दिया था और वो बोध गया से दिया गया एक बोधि वृक्ष था। 2014 में दिया गया यह बोधि वृक्ष अब बड़ा हो चुका है और इस वृक्ष को ये आप दोनों पानी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। असल में इन सब के मायने बहुत सारे हैं। मायने ये हैं कि चीन को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि तुम्हें लगता है कि बुद्धिज्म को तुम हड़प लोगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धिज्म जहां से ओरिजिनेट हुआ वो हिंदुस्तान है। ऐसी स्थिति में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान से निकल करके आसपास के देशों में, चाहे फिर वो नेपाल हो, भूटान हो, या फिर मलेशिया, म्यांमार, या फिर ये जितने भी देश आपके थाईलैंड, या फिर ये श्रीलंका या चीन, जितने भी देश रहे, इनमें प्रसार हिंदुस्तान से ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान चाहता है कि बुद्धिस्ट कल्चर का वो केंद्र बन करके रहे। उम्मीद है कि आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डेवलप क्या हुई, देखिए, केपी शर्मा ओली जब थे तो उन्होंने भारत के साथ हर मसले पर टांग लगाने की बात सोची कि भाई भारत के साथ में लड़ना ही है, मतलब भारत को अपने खिलाफ मान करके ही चलना है। जो साथी लाइव है सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। भारत को यहां पर एक डिप्लोमेटिक जीत क्या हासिल हुई, अब मैं वो बताता हूं। आप यहां पर जो न्यूज देख रहे हैं ये काठमांडू पोस्ट की है। काठमांडू पोस्ट जो कि नेपाल का, यहां की मतलब ये समझ लीजिए कि उस पूरे क्षेत्र का ही बहुत प्रमुख समाचार पत्र है, द काठमांडू पोस्ट। इस काठमांडू पोस्ट ने अपनी सुर्खी में एक लाइन लिखी और वो क्या थी कि नेपाल टू आस्क इंडिया, नेपाल इंडिया से कह रहा है टू डेवलप वेस्ट सेती प्रोजेक्ट दैट हैज बीन आइडल फॉर 6 decades। 60 सालों से एक पानी का प्रोजेक्ट है जो कि एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप आए तो नेपाल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करवा जाएं। क्या प्रोजेक्ट है ये, आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेपाल के पश्चिम में, इधर की तरफ देखिए, ये पश्चिम, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड के बिल्कुल नजदीक, भारत के नजदीक एक जगह है सेती। वहां पर एक डैम बनाया हुआ है और उस डैम से विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। देखिए, नेपाल, भारत हमेशा कहता है पहाड़ी राज्यों से या पहाड़ी देशों से, चाहे नेपाल हो या भूटान हो, इनसे यह कहता है कि जो आपका पानी और आपकी जवानी है ये भारत के बहुत काम की है। अब आप पूछेंगे जवानी शब्द थोड़ा सा अश्लील नहीं लगता है क्या? जी नहीं। पहाड़ी युवा जितने भी हैं जो नेपाल और भूटान से हैं, वो रोजगार के लिए भारत आते हैं और भारत में उनका योगदान काबिले तारीफ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, ये फोन पकड़ो, ऐसी स्थिति के अंदर जब नेपाल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट हो तो यहां पर बहुत मायने रखता है। इनको बुला लो, 15 मिनट की बात है ना, बाहर जाके एड्रेस बता दो। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आती है कि नेपाल जैसे देश के अंदर, नेपाल जैसे देश के अंदर अगर यह स्थिति है तो होता क्या है कि वेस्ट सेती जो है, यहां पर नेपाल चाहता क्या है कि भारत अपने द्वारा हाइड्रो पावर डेवलप करे। हाइड्रो पावर डेवलप क्यों करे? क्योंकि असल में इनके यहां पर ऊंचाइयों से जो नदियां गिरती हैं उनका पानी रिजर्वॉयर में एकत्रित हो जाता है। पानी जब रिजर्वॉयर में एकत्रित हो जाता है तो उस पानी से वाटर एनर्जी पैदा की जाए। नेपाल उस एनर्जी का कुछ कर नहीं सकता। कारण क्या है? इतनी जनसंख्या नहीं है। उस हाइड्रो पावर को यूज करके भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करता है। तो भारत के द्वारा अक्सर नेपाल में हाइड्रो पावर प्लांट विकसित किए जाते रहे हैं और उनसे जो विद्युत का उत्पादन हुआ उसको भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में लिया जाता रहा है। फिर आप पूछेंगे कि यह 60 साल से अड़ा हुआ क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं। असल में पूर्ववर्ती जो नेपाल की सरकारें रही हैं उनका प्रयास रहा है, क्या प्रयास रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को चीन से कंप्लीट करवाना चाहती थी। दोबारा सुनिएगा, किससे? चीन से कंप्लीट करवाना चाहती थी। असल में होता क्या था कि नेपाल ने यह सोचा कि उत्तराखंड का यह वाला हिस्सा, क्योंकि यह काला पानी विवाद के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, ऐसी स्थिति में यहां की सरकारों का मानना था
कि यहां भारत की कंपनी को काम नहीं करने देंगे। भारत ने कहा ठीक है, मत करने दो, हम बिजली भी नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में भारत ने, जब नेपाल ने कहा कि हम यहां पर चीनी कंपनियों से काम करवाएंगे, तो भारत ने कहा कि आप चीनी कंपनियों से काम अगर करवाएंगे तो बिजली हम नहीं लेंगे। अब नेपाल उस स्थिति तक पहुंच गया है कि वो भारत से कह रहा है कि आप इंडियन कंपनी से ही काम करवा लीजिए और ये वेस्ट सेती प्रोजेक्ट ले लीजिए। आप बिजली की कंपनी अपनी रखिए, बिजली भी आप रखिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाइए। 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन वेस्ट सेती प्रोजेक्ट से होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मोदी जी की यात्रा थी, जिसमें 16 मई काठमांडू पोस्ट के अंदर दी गई न्यूज है, इसका मायना समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो नेपाल में मोदी ने कहा है कि वो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में आपको मदद करेंगे, चिंता मत करिए। यानी कि इनको आश्वासन दिया गया है कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब ग्राहक नहीं होता है तो निर्माता भी परेशान हो जाता है। उम्मीद है कि यह बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। अगर यह बात समझ में आ रही हो, अगेन फिर कहूंगा सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है। जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।